अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन मरासिम हों ताकि मुल्की मफाद में तमाम तर का मुश्तरका तौर पर जो काम है वो सरअंजाम दिए जा सके। हर 5 बरस बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाने शुरू कर देती है और अपोजिशन इसके बिल्कुल मुखालिफ लाइन ले लेती है। यही अब की बार हो रहा है। पिछले अदवार में जो एक सफ़े का दम भरते थे आज वो मुखालिफत में है, और जो उस वक्त मुखालिफत में थे आज वो इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते दिखाई देते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता चंद माह से मुतवातिर सिपा सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर के गुण गाते दिखाई देते हैं और तकरीबन हर काम का क्रेडिट उन्हें ही दे रहे हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें या किसी तरक्याती स्कीम का संगे बुनियाद रखें, उसे वो सिपा सलार की मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा करार देते हैं। आज भी उन्होंने 12 को अंडरपास का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुझे ताना दिया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलाह है। इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाए। सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहे ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि जो शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से यूएई से $3 अरब लेके दिए। हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। फौज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वेरी encouraging and I get emotional at times। शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। शहबाज शरीफ के मुसल्लह अफवाज के सरबराह के हक में बयान काबिल सताइश है, उनकी तारीफें यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन बढ़ती गुर्बतें कहीं ना कहीं अपोजिशन समेत इत्तेहादियों को भी खटक रही। क्यों? इस बढ़ती गुर्बतों का नतीजा ये है कि एक इत्तेहादियों को एतमाद मिले बगैर एक से बढ़कर एक तनाज़ा और मुतनाज़ा कानून साजी हो रही है और इसके हक में बयानात भी दिए जा रहे हैं। इस सारे अमल के दौरान इत्तेहादियों को ना तो एतमाद में लिया जा रहा है और न ही बिल्स पास कराते वक्त मुतल्लिका तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। किसी भी बिल को पास कराने के लिए कोरम को मलहूज़े खातिर तक नहीं रखा जा रहा, बहस का टाइम नहीं दिया जा रहा और ना ही किसी बिल को एतराज़ात के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द किया जाता है, जिस पर इत्तेहादी अपोजिशन अरकान समेत अब कुछ हुकूमती अरकान भी नाला दिखाई देते हैं। शिद्दत पसंदी से मुतालिक एक्ट से ज़्यादा तनाज़ा अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की गई तरामीम पर है। नून लीग इसके हक में जबकि बाकी तमाम सियासी जमातें इसकी मुखालिफत में हैं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ ये बिल पेश किया गया बल्कि सेनेट से इसे मंजूर भी करा लिया गया और इसके हक में बयान भी दिए जा रहे हैं। इत्तेहादियों की भरपूर मुखालिफत के बावजूद भी किस तरह नून लीगी रहनुमा इस बिल के हक में बयान दे रहे हैं, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जहाँ तक तल्लक है कानून साजी का, तो मैं तो कभी इस हक में नहीं हूँ कि आप किसी भी अदारे को, किसी डिपार्टमेंट को इतना बाख्तियार कर दें और दूसरे को आप इतना कमज़ोर कर दें कि बैलेंस ख़राब हो जाए। ये कभी भी दुनिया की रियासतों में ऐसा नहीं होता और हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर, चले मेरे साथ तो 2017 में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और तमाम चीज़ों का एतराफ़ होने के बावजूद भी मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसका मदावा नहीं हो सका। हुकूमत की इन फुर्तियों ने इत्तेहादियों को भी झंझोर डाला है, जो सेनेट के अंदर हुकूमत की भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कार्रवाई के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने न सिर्फ मुतादिद बिल्स की कॉपियां फाड़ दी बल्कि ये तक कहा कि मुझे मेरी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि आपको सेनेट में भेजा जा रहा है, मुझे क्या मालूम था कि मुझे राजवाड़े में भेजा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ बंधे हैं और आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मुझे यहाँ पे भेजा था टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए, वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है, and said that I am wasting my time
And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. इजलास में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्जा ने भी धड़ाधड़ बिल्स की मंजूरी पर कड़ी तनकीद की और सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि अगर कानून साजी इस तरह करनी है तो ऐवान से वॉकआउट करूंगा। खुद मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर जिसमें अफनानुल्लाह भी शामिल हैं, उन्होंने भी बिल्स की धड़ाधड़ मंजूरी पर एहतजाज किया। हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इसमें बात नहीं करनी है और इसमें आपकी बात के हक के ऊपर जो ना कोई कदगन है या पाबंदी है। सर अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे, बैठ के जो ना जो चंद हजरात बैठे हुए हैं वो कानून साजी करें। हम सूबों के नुमाइंदे हैं, हम सूबों के हकूक के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकते। आप सूबों की हक जो है ना वो यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमने वापस भी जाना है। कल हुकूमत की मुतनाज़ बिल्स मंजूर कराने की स्पीड, यकट के इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराने की ख्वाहिश और इसके हक में बयान से ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इलेक्शन वक्त पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तासुर उभर रहा है कि उन्हें मुक्तदरा की जानिब से कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, इसलिए मुस्लिम लीग नून किसी भी इत्तेहादी को खातिर में लाए बगैर कानून साजी और तारीफों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। आज बिलाखिर मरियम नवाज भी दुबई यात्रा के बाद पहली बार मंजर आम पर आई हैं। मरियम नवाज साहिबा ने किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि वो अस्पताल की सीढ़ियों पर खड़ी हैं। बल्कि वो खामोश क्यों हैं, इस खामोशी को भी खासा मानी खेज समझा जा रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात ने 2023 में होने वाली पहली डिजिटल सेंसस और हाउसिंग मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात की काउंसिल यानी जो CCI का इजलास है वो बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दिया, जिससे आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ा तरीन बयान के बाद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। मरदमशुमारी के नताइज पेश किए जाने के हवाले से 3 इम्कानात पैदा हो सकते हैं। या तो तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से की गई संगीन खामियों की बिना पर नताइज मनसूख कर दिए जाएंगे, या फिर नताइज की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ कराने के नतीजे में ताखीर हो सकती है। तीसरा इम्कान ये हो सकता है कि एक कमेटी तश्कील देकर तमाम मामलात को मुनासिब अंदाज से हल किया जाए जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के हक में है और ना ही उसे मालूम है कि CCI का कोई इजलास बुलाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ भी नई मरदमशुमारी के हक में वोट ना देने से मुताल्लिक़ और आज फिर उन्होंने ये दोहराया है कि उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि CCI का कोई इजलास बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा। पीपल्स पार्टी के निसार खुड़ो भी इसी तरह के बयान देते हुए दिखाई देते हैं। पर्टिकुलरली सेंसस के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत में वाज़े खलीज और नफाक पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों 180 डिग्री के शिफ्ट पर दिखाई देते हैं। ये क्या मामला है, पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस क्या है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी क्या कोई सख्त पोजीशन या प्रिंसिपल स्टैंड लेने जा रही है, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये सेंसस का तनाज़ा जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्लीम करेगी? देखिए, प्राइमरीली अभी जो इशू है ये 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, अभी इस इशू को आना है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और नई मरदमशुमारी जो है उस पर भी बिलखुसूस कराची और सिंध से एक क्वेश्चन मार्क है। उसको भी एग्ज़ामिन किया जाएगा कि आया ये जो अभी जिस पे क्वेश्चन मार्क एक पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस का ऐसा वो उसकी कुछ कंसर्न्स हैं या रिजर्वेशंस हैं, वो हमारे सिंध चैप्टर की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके भी अपना एक मौक़िफ़ था। तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के वो मेंबर हैं, अपने प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बुखारी साहब, सवालिया निशान तो लग गया इंतखाबात से पहले ही। अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे तब भी सवालिया निशान होगा, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो इंतखाबात की खटाई में पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, इतनी गैर यकीनियत? देखें, ये सिचुएशंस देखें ना, मुल्कों की तारीख में इस किस्म की सिचुएशंस आती रहती हैं और फिर उनमें से निकलना जो है उसी को कहते हैं जहानत, उसी को कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैंडेड लोग जो है
वो मुल्कों को क्राइसिस से निकालते कैसे हैं, ये लीडरशिप का काम होता है और लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप को प्रूव करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि लेट्स सी कि अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या बात आती है। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें रेहान कि ये सिर्फ सीट्स की बात नहीं है जैसे मैंने कहा, और इसमें अगर रीलोकेशन होनी है सीट्स की तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। कि क्वेश्चन ये आएगा कि जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं जी जी। या पार्लियामेंट का एक हिस्सा मौजूद नहीं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। अब देखें ना सर, प्राइम तो मिनिस्टर साहब ने एक आर्टिकल- स्टेटमेंट दे दिया बुखारी साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। अब ये इत्तेहादी हुकूमत है, बेहतर ना होता कि पहले आपने जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनसे बात कर लेते, मुशावरत हो जाती, कोई प्रिंसिपल डिसीजन होता तो जाके ये स्टेटमेंट मीडिया में दिया जाता। आपको नहीं लगता कि ये भी जो है वो एक मिसट्रस्ट को शो करता है? बात मिसट्रस्ट की नहीं है। वो उन्होंने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट मीन्स द होल कैबिनेट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस पर जी। और उस पर मैं समझता हूँ कि अभी कैबिनेट में ये इशू मेरा ख्याल है नहीं आया। ये कैबिनेट का डिसीजन गालिबन नहीं आया कि जिसमें ये कहा जाए कि नए सेंसस पे इंतखाबात होंगे। तो इन सारे अवामिल को मेरा ख्याल देखते हुए है व्हाट डू यू वक्त सी इसको- सर? आपका एनालिसिस क्या है? आपको नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हुए नजर मैं आ रहे हैं? समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ये लेट इट कम टू द कैबिनेट फर्स्ट, और कैबिनेट जो बात डिसाइड करती है फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा। तो मेरा ख्याल है हमें कोई जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। हमें कैबिनेट का डिसीजन देख लेना चाहिए और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का देख लेना चाहिए। तो बुखारी साहब, पार्लियामान के फ्लोर पे जितनी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ कानून साजी हो रही है उस पर भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। मतलब रज़ा रब्बानी साहब तो वॉकआउट ये कहकर कर गए कि पीपल्स पार्टी ने तो मुझे सेनेट में भेजा था, मुझे नहीं पता था ये इस जगह पर भेज रहे हैं, और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रज़ा रब्बानी साहब जैसे सीजन्ड जो सेनेटर हैं उनको भी बार बार वॉकआउट करना पड़ रहा है। बिल की कॉपी फाड़ देना बड़ा सिंबॉलिक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? किसके इमा पर हो रहा है? किसकी डायरेक्शंस पे हो रहा है सर? मुझे तो इल्म नहीं किसकी डायरेक्शन में। मैं तो सिंपली बात समझता हूँ कि दोनों हाउसेस का जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वहाँ उनके अपने रूल्स भी हैं, और सेनेट के रूल्स जो है 2012 के भी मौजूद है। और उसमें मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन के हवाले से वो रूल्स में प्रोवाइडेड है कि उसका इनिशिएट कैसे होता है, टेबल होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और इवन एट सर्टन स्टेजेस अगर आपने किसी रूल को सस्पेंड करना है या उससे उसके बगैर आपने कोई मूव करना है तो फिर भी आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। तो ये वन टाइम लेजिस्लेशन तो नहीं होती है, फॉर ऑल टाइम। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब इतनी उजलत में क्यों है हुकूमत के इस तरह के बिल? और फिर ये अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल के ऊपर खासी बहस हो रही है कि हुकूमत जो है, पहले तो आपने केयर टेकर सेटअप को इतना मैंडेट दे दिया कि जितना इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है कमोबेश उस तरह से उनको मजबूत कर दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट के अंदर जिस तरह की अमेंडमेंट्स हुई, फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट 2023 का जो बिल है, काफी सवालात हो रहे हैं कि पार्लियामान अपने हाथ काट कर किसी और के हाथ मजबूत कर रही है। कल मैं तो इस पे ये आई डोंट से कि जो आप कह रहे हैं कि हाथ काट के किसी और, लेकिन ये प्राइमरीली क्योंकि ये जिस मिनिस्टर ने ये टेबल किया, जिस मिनिस्ट्री का ये बिल है, प्राइमरीली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उस पर मेरा भी ये सवाल है कि आप कोलिशन पार्टनर्स में बैठे हैं, आप एक अलायंस की गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप अलायंस के जो लोग हैं पार्लियामेंट में आप उनसे मुशावरत करते। और क्योंकि हर पार्टी का एक पार्लियामेंट्री लीडर नेशनल असेंबली में भी मौजूद है और सेनेट में भी मौजूद है, चाहे वो वन मैन पार्टी हो, वन मैन रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ज़्यादा हो। अच्छा, अभी सर लग ये रहा है जिस तरह से कानून साजी हो रही है या जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यूँ महसूस हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात अगर डिले हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगले साल तक भी मामला लटकता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर इत्तेहादी इस पर खासे सीख पा हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह तो यह है कि हम समझते हैं कि वी मस्ट अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली,
और पीपल्स पार्टी ने इस आइन के लिए ना बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने, शहादतें कबूल की हैं, जेल, कोड़े, फांसियाँ सब कबूल की हैं। और फिर पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हमने इसको ओरिजिनल शेप में बहाल भी किया। और हम समझते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी तो फिर तो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी। हम बिलीव करते हैं कि 1973 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इस पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन कर रही है या अचीव कर रही है एज फार एज नेक्स्ट सेटअप इज कंसर्न? कोई यकीन दहानियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ हैं? देखिए जी, ये देखे ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि जिसमें कोई वाज़ह बात नहीं, ये प्रिजम्पटिव है, स्पेकुलेटिव है। मेरी बात समझे? तो वो स्पेकुलेटिव या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे मैं क्या जवाब? नहीं, उसकी कुछ इंडिकेशंस है ना बुखारी साहब। यानी आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, फिर वो कमिटमेंट वापस ली जाती है, फिर कमिटमेंट हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर पंजाब में ये होता है कि जो इलेक्टेबल्स हैं जो पीटीआई में शामिल हो गए थे पीपल्स पार्टी में वापस जाएंगे, नहीं जाते, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाती है। केपी के अंदर परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना लेते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस ऐसी है जिसकी वजह से मैं सवाल कर रहा हूँ। देखें ना जी, बात यह इंडिकेशंस को ना, आप उस इंडिकेशन को किसी और तरीके से परसीव करेंगे, मैं किसी और से करूँगा, तीसरा किसी और से करेगा, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, यू नो, वन थिंग। सेकेंडली बात यह है कि ये सियासत एक आज़ादाना फेल है, हर बंदे की मर्ज़ी है कि वो किस जमात में जाता है, किस जमात से अपने आप को मुंसलिक करता है, किस जमात पे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो आप उनको क्यों कन्फाइन करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये उनको आज़ादाना हक़ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी जमात में इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, किसी जमात से भी लड़ सकता है। जो जमात उसको पसंद है, जिसकी क़यादत पे उसको एतमाद है, या जिसकी क़यादत को वो कबूल करता है, तो वो उसमें चला जाए, हमें क्या एतराज़ है? और सिर्फ देखिए, अभी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं विच आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। हुकूमत के ख़त्म होने में प्रैक्टिकली घंटे रह गए हैं। अब ये महीनों की या हफ्तों की या दिनों की बात भी नहीं है, अब चंद घंटों की मेहमान हुकूमत है। आज तो वज़ीर आज़म साहब ने इशाया भी दिया हुआ है आज शाम में। तो अभी तक केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये कोई कंसल्टेशन कंक्लूसिव नहीं हो सकी। ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन होना तो बात की बात है, अभी तक की जो इत्तेहादी हुकूमत है वही तय नहीं कर पाई तो कि क्या होगा। तो क्या अल्टीमेटली ये डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही करना पड़ेगा? Do you think the Prime Minister is answerable to you or to me? He is answerable to the Parliament. एक बात तो अभी कौन से वो आप घंटे कह रहे हैं, अभी ये वैसे तो अगर रेजोल्यूशन 10 को करते हैं तो फिर स्टिल देयर आर 4, 5, 6 डेज। सर उसमें से आप वीकडेज, फिर अगर वो तो निकाल देना, छुट्टियों के दिन तो निकाल दें आप उसमें से। नहीं, मेरी बात सुन लेना आप, मेरी बात आप सुन लेना ज़रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कौन सा वो वक्त गुजर गया? आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑल्सो स्टिल दे हैव गॉट 8 days, लेट इट बी डिसाइडेड। वो हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। या तो है ना कि कुछ खराबी पैदा होगी अगर डिसाइड नहीं हुआ, तो जब वक्त आएगा अनाउंस हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आखिरी दिन जाके अनाउंस करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी इनडिसाइसिवनेस तो है, यानी इतना यकीनियत नहीं है उसके अंदर, श्योरिटी नहीं है कि फौरी तौर पे चीज हो जाती। इतना प्रलॉन्ग क्यों हो रहा है मामला? आप अपने अंदाज से कैलकुलेट ना करें ना। अच्छा, आप अपने अंदाज से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। वी से द पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें वो अनाउंस कर देंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेम पेज पे? देखिए ऑब्वियसली हम कंसल्टेशन प्रोसेस में नहीं, उसमें कोई मतलब ये जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैसा होना चाहिए, क्या उस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू कांट डिग आउट कि तो मुझसे ये डिग आउट कर लोगे कि कौन सा नाम हो रहा है। अच्छा, दैट इज अ प्रोसेस। आपको पता है वैसे कौन सा नाम है? प्रोसेस जब कंप्लीट होगा हम अनाउंस कर देंगे। आपको पता है सर कि वो हम अनाउंस कर देंगे? आपकी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा नाम ऐसा है जो फेवरेट है? चलिए ना बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी इतलात है, मालूमात है आपके पास कि कौन है? ये बात फेवरेट की नहीं है, जब हम डिसाइड करेंगे वील अनाउंस इट। ठीक, लेकिन अभी डिसीजन ही नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डिसीजन हम करेंगे, जब करेंगे तो हम अनाउंस कर देंगे ना।
मैं पाबंद हूं आपको कब्र वक्त अनाउंस करने का? नहीं ना करें आप, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी ना अगर आप अनाउंस कर देंगे, यानी अगर कॉम्पिटेंट फोरम से अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये आपके जहन में अनसर्टेनिटी है ना, ये आपके जहन में अनसर्टेनिटी है, हमारे जहन में अनसर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के जहन में अनसर्टेनिटी नहीं है। इट विल बी अनाउंस्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। सर देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कोई ना कोई होगा। मैं तो ये होगा ना नहीं कर रहा, ये तो एक्सेप्ट करे कि है कहीं किसी जगह पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नहीं, ऑब्वियसली आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज है तो है ना सर, तो लेकिन यानी हम इख्तिलाफ तो है अभी। बिलीव करते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंस करेंगे। ठीक, अच्छा लास्टली बुखारी साहब, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होना है? अभी तक इस हवाले से कुछ स्केड्यूल भी नहीं आया है कि CCI का इजलास कब बुलाया जाएगा। फिर जो कानून साजी हो रही है, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी ज़ाहिर है उनसे दस्तखत लेना भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और दिन कम है, दस्तखत नहीं होते घटाई में, तो फिर ये कानून साजी भी सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी। तो अभी मजीद इसमें भी, इस हवाले से भी अभी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं। अभी ये भी नहीं हो रहा है कि CCI का इजलास कब है और क्या तारीख है और ये सब। कहना प्राइम मिनिस्टर वुड डिसाइड दैट, और जो सवाल आपको प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए आप मुझे कर रहे हैं। वो एक बात, आप हुकूमत का प्रेसिडेंट साहब साइन इसलिए देखे ना, अब होल्ड ऑन नाउ ना, डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट नाउ। बात यह है कि प्रेसिडेंट ने उसको करना है, उसको साइन करना है, तो जब उनको ट्रांसमिट होगा, फॉरवर्ड होगा, वो कर देंगे। नहीं करेंगे अपना डिसएग्रीमेंट लिख देंगे, नोट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई इस किस्म की बात नहीं है। हुकूमती इत्तेहादियों में परेशानी तो है। प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला लेती है लेजिस्लेशन के ऊपर प्रेसिडेंट को जाता है, प्रेसिडेंट दस्तखत नहीं करते, उसके बाद पार्लियामान मौजूद नहीं होती, क्योंकि पार्लियामान तो डिसॉल्व हो जाएगी, असम्बली अपनी मुद्दत खत्म कर देगी, तो फिर वो कानून से साजी कहाँ जाएगी, समझाने की कोशिश करते हैं। ये सेंसस का मामला हो, केयर टेकर सेटअप का मामला हो, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये कंक्लूसिव डिस्कशन नहीं हो रही। जब ये सवाल होते हैं तो आजकल हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों के सब्र का पैमाना भी खासा लबरेज दिखाई दे रहा है। ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त कितनी इंडिसाइसिवनेस है, ये कितनी परेशानी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तोशा खाना केस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ट्रायल को रुकवाने की कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, फैसला महफूज हो गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कल 8:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दिए। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासत से अगले 5 बरस के लिए नाअहल हो जाएंगे या उन्हें इस बार भी रिलीफ मिल जाएगा? अब ये फैसला दिनों या महीनों की बात नहीं है, बल्कि चंद घंटों की बात है, क्योंकि तोशा खाना केस मतवाजी तौर पर 2 अदालतों में चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। सेशन कोर्ट ने यह कहकर समाअत कल तक के लिए 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रायल को रुकवाने की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है। चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर साहबी तज्जियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेशन कोर्ट ने दलाइल के लिए आज आखिरी दिन रखा था कि दोनों फरीकैन दलाइल दिए और उसके बाद केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रायल को रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि ट्रायल रोकने के लिए जो ग्राउंड्स लिए हैं चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वो इनफ है? देखिए, नतीजा तो हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या डिसीजन आएगा। ये तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर इससे मुतल्लिक डिसीजन देना है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझे बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंडक्ट है गुज़िश्ता कई माह से वो अच्छा नहीं है। वो अब अदालत भी देख रही है कि वो जो है वो टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जुरिस्डिक्शन का भी उन्होंने इशू उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी अब जो फैसला महफूज कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मेन तो इसमें सीरियस मामला जो है वो जुरिस्डिक्शन से ही मुतल्लक है। और अब देखते हैं कि उस पर क्या फैसला आता है हाई कोर्ट की तरफ से। बज़ाहिर मेरे ख्याल के मुताबिक जो जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक एतराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, वो जो है वो मुझे मंजूर होता दिखाई नहीं दे रहा, वो रिजेक्ट ही होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन सवाल तो ये भी है ना आसर अयूब साहब के ट्रायल कोर्ट इतनी उजलत में क्यों है? नहीं, ट्रायल कोर्ट उजलत में नहीं है। आप देखें कि कितना अरसा हो गया इस रेफरेंस को फाइल हुए हुए,
और उसमें ये जो मामला आपके सामने है कि वो तो उन्होंने पहले फर्द जुर्म अपने ऊपर आयद नहीं होने दी, और फिर जिस दिन फर्द जुर्म आयद हुई उसके बाद भी आप देखें कि वो हमेशा जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनके बुकरा डाल देते हैं। आदि तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो एक तरीके से प्रॉक्सी वकील के तौर पर जो है वो सुप्रीम जो तोशाखाना ट्रायल के अंदर पेश हो चुकी है। कितने वकील जो है आप बताएं कि कौन एक वकील है? कभी गौर साहब आते हैं, कभी अली बुखारी साहब आते हैं, कभी जो है वो ख्वाजा हारिस साहब होते हैं, कभी एक और एक दो वकला और हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, वो पेश हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो मामला ये है कि देखिए बड़ी क्लियर बात है कि ये बाकियों से ये सवाल करते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दें, बिलखुसूस शरीफ फैमिली से। तो अब बात ये है कि आपने भी अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दें। तलाशी तो बल्कि आपकी हो चुकी है, अब तो आपने अपने आप को डिफेंड करना है ट्रायल के अंदर, वो भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जो फॉर्म 20 सबमिट हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, उसके अंदर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने को तोशाखाना से जो 30,000 की मालियत से कम का जो कोई भी जो तोहफा है वो तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन फॉर्म बी के अंदर वो डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। वो तमाम चीजें हम उनकी प्राइसेस तो चेक करें कभी। अच्छा, वो कहते हैं मेरे पास गाड़ी कोई नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरी अली के पास गाड़ी है। अच्छा, यहाँ तक आप ये बात तो वैसे दुरुस्त साबित होती है, लगता है उनके पास वाकई गाड़ी नहीं है। तो दोस्त अहबाब जो पीटीआई छोड़ के आते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ, उनके किचन का खर्चा भी हम उठाते हैं। तो ये बात तो आप तस्लीम कर लीजिए फिर। बस फिर लोगों की जेबों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं फिर माजरत के साथ। ये तो फिर कौन सी असूल पसंदी है? मैं दयानतदार हूँ लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं लोगों से ले रहा हूँ। जो आज के जमाने में देयर नो फ्री ड्रिंक्स माय फ्रेंड। कोई भी बंदा जो है ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, ये दुनिया का जो है वो कानून चल रहा है। अभी जो आपके ब्रदर जो दोस्त मुल्क है ना, वो भी कहते हैं कि जनाब हम अब ट्रेड करेंगे, हम आपको एड नहीं देंगे। तो एड कोई भी नहीं देता, तो वो फिर ट्रेड होता है। इट्स नेवर अ फ्री लंच। तो ये हाँ जी, फ्री लंच नहीं मिलेगा। इसीलिए अलकादर की जो जमीन मिली है ना उनको, वो कई 100 कनाल जगह ली है जो उन्होंने, और वो तामीर भी करके दी है एक बिजनेस टाइकून ने, वो भी मुफ्त में नहीं की, उसके पीछे भी उसने जो है ना एक बेनिफिट लिया था। अच्छा, इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस तो खासा बैकयार्ड में दिखाई दे रहा है। तोशाखाना केस में खासी फुर्तियां है चेयरमैन पीटीआई की भी, और हुकूमत भी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। तारड़ साहब भी हर पेशी के ऊपर खुद भी जाते हैं। अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या ये कंक्लूसिव होता हुआ देख रहे हैं? आज तो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने कहा था कि हतमी दलाइल दोनों तरफ से सुने जाएंगे और उसके बाद केस का फैसला महफूज हो जाएगा। लेकिन इत्तलात ये आई कि सुबह 8:30 बजे तक इस बात को मुलतवी कर दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहते हैं जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक ये मामला आगे नहीं चलेगा। तो क्या इसको आप कंक्लूसिव होता हुआ देख रहे हैं, या फिर जैसे एक हिस्ट्री रही है कि स्टे मिल जाता है या कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है चेयरमैन पीटीआई को, तो मिल जाएगा अभी? देखिए, इस केस ने ट्रायल ने तो कंक्लूड होना है, और वैसे तो आज का जो डिले आया है इसके बाद मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन बाजार जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कोर्ट्स का, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बाय जो हफ्ते के रोज तक, क्योंकि आपको पता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हफ्ते का दिन होता है वो वर्किंग डे होता है, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नहीं पूरे मुल्क के अंदर। तो ये हफ्ते के रोज तक जो केस है इसका फैसला महफूज होता दिखाई दे रहा है। और अभी अंटिल के अनलेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला, ऐसी इंटरवेंशन हो जाए जिसके बाद ये ट्रायल रुक जाए, लेकिन बजाय मुझे ये केस कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। हाँ, मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन के फैसले तक जो है वो जजमेंट अनाउंस हो सकती, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 526 है, वो कहता है कि अगर जुरिस्डिक्शन का मामला तय ना हो तो फिर जो ट्रायल कोर्ट है वो जजमेंट रिजर्व कर सकती है लेकिन अनाउंस नहीं कर सकती। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फॉरम एक्सरसाइज किया जाता है, तो फिर ये हुकूमत यही बयानिया लेगी कि सुपीरियर कोर्ट से कुछ सहूलतकारी हो रही है चेयरमैन पीटीआई के लिए या पीटीआई के लिए, और बात खत्म हो जाएगी जैसा कि पहले हम होता हुआ देखते हैं। नहीं, हुकूमत ने तो जाहिर बात है अपना जो है वो सियासी बयानिया तो बनाना होगा, लेकिन बात यह है कि अगर फेयर बात की जाए तो जुरिस्डिक्शन जो है वो उसका तयन पहले होता है। तो इस मामले में जुरिस्डिक्शन जो है अभी तक तय नहीं हुई, इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट का फैसला आना चाहिए, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जो है अगर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती फिर तो केस खत्म हो गया, और अगर जुरिस्डिक्शन बनती है तो फिर इस केस ने ट्रायल में कंक्लूड होना है। तो बजाय मुझे लगता है कि ये जुरिस्डिक्शन बनती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना जो रेफरेंस भेजा है जो उनकी क्या उसे कहते हैं फौजदारी कार्रवाई के लिए, तो वो रेलेवेंट जो है वो कोर्ट यही बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मोहसिन नकवी स्पीड का जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
कहने को तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में गुज़श्ता कई माह से निगरान हुकूमत है, लेकिन ये तारीख की पहली निगरान हुकूमत है जिसकी कारकर्दगी से न सिर्फ आम अवाम बल्कि ख्वास भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब से पंजाब का बतौर वज़ीर आला पंजाब चार्ज संभाला है, वो दिन रात पूरी तनदही से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बारिश की पहली बूंद टपकने से लेकर पानी की मुकम्मल निकासी तक वो खुद अपनी कैबिनेट के अक्सर मेंबर्स के साथ सड़कों पर मौजूद होते हैं और निकासी आप के कामों की निगरानी करते हैं। जब से वो वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने खास तौर पर पंजाब के अस्पतालों पर फोकस किया हुआ है। वो आए रोज़ बगैर किसी प्रोटोकॉल के आम शहरी की तरह अस्पतालों में सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, बेड्स पर जाकर मरीजों से अमले और डॉक्टर्स के हवाले से फीडबैक लेते हैं, हाजिरी रजिस्टर खुद चेक करते हैं और सफाई का हाल अपनी आंखों से देखकर अमले की हौसला अफजाई या सरजनिश अगर ज़रूरी हो तो वो भी करते हैं। बात करें तरक्याती कामों की तो उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में अंडरपास, सड़कों, गलियों में कारपेट रोड समेत तरक्याती कामों का एक जाल बिछा दिया है। उन्होंने कम वक्त में न सिर्फ लाहौर जैसे गुंजानाबाद शहर में कई अंडरपासेस की बरवक्त तकमील की है, बल्कि उनका इफ्तिताह भी कर दिया। यही वजह है कि अपोजिशन और हुकूमती हल्के दोनों उनकी इस मुखलिसाना कोशिश की तारीफ करते दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने तरक्याती कामों में तेज़ रफ्तारी की वजह से शहबाज स्पीड का लक़ब पा चुके हैं, वो अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की स्पीड देखकर ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि जनाब सैयद मोहसिन, मुझे भी आपने स्पीड में पीछे छोड़ दिया और आपने मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। वज़ीर पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यानी मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की एक और ख़ास बात जो दिलचस्प भी है और वो ये है कि वो दावों से ज़्यादा अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं और मेहनत को ही अपना सरमाया जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ समनाबाद जैसे गुंजानाबाद इलाके में अंडरपास का इफ्तिताह किया है। समनाबाद अंडरपास पर 2 अरब से ज़ायद लागत आई और ये अंडरपास 440 मीटर तवील और 2 लेन्स पर मुश्तमिल है। इस अंडरपास की तामीर की डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी और उनकी टीम की शबाना रोज़ मेहनत और मुसलसल फॉलोअप का यह नतीजा है कि अंडरपास अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 2 माह पहले न सिर्फ मुकम्मल हो गया है बल्कि आवाम के लिए खोल भी दिया गया है। इसी तरह इस मंसूबे की तामीर के दौरान मुल्तान रोड को 1 रोज़ के लिए भी बंद किया गया है। इसी तरह समनाबाद अंडरपास की तकमील में बड़ा चैलेंज कीमती दरख्तों को बचाना और सीवरेज लाइन की मुंतकिली था। अंडरपास के डिज़ाइन में तब्दीली के 78 कीमती दरख्तों को बचाया गया और ग्रीन बेल्ट पर 300 नए पौधे लगाए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए भी हर तरह के इक़दाम उठा रहे हैं। वो मुसलसल पुलिस स्टेशन और जेलों के भी सरप्राइज विजिट दे रहे हैं। उन्होंने थाना मजंग और थाना सिविल लाइन्स का अचानक दौरा किया और चंद मिनट में थानों के अंदर हो रही नाइंसाफियों का पोस्टमार्टम कर डाला है। करप्शन की शिकायत पर मौके पर ही शहरी को रिश्वत के लिए दी गई रकम वापस दिलवाकर कांस्टेबल को गिरफ्तार कराया। वज़ीर आला ने हवालात में बंद शहरियों की शिकायत सुनी, मौके पर तहकीकात करके दादरसी भी की। उन्होंने गफलत बरतने पर SHO मजंग मुस्तनसर अहमद और SHO सिविल लाइन साजिद को मुअत्तल किया। और बात की जाए अस्पतालों से मुतालिक तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी के हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं। उन्होंने एक वक्त पर तो सर्विस अस्पताल के विजिट के मौके पर यह तक कह दिया कि सर्विसेज अस्पताल की हालत देखकर मजबूरन कहना पड़ा कि किसी दुश्मन को भी इस अस्पताल में ना भेजूं। पूरे पंजाब में अस्पतालों के दौरे किए, सर्विसेज अस्पताल से अब तक सूरत हाल किसी अस्पताल की नहीं देखी। जब सरप्राइज विजिट करते हैं खासतौर पर पर्टिकुलर इस मौके पर, तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता हूँ। छोटी छोटी एफर्ट जो है अगर आप कर देंगे तो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आ जाएगा। ये मैंने पिछले 6 माह में विटनेस किया है। अब जो सर्विसेज हॉस्पिटल की कंडीशन है, लिटरली मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। उसकी वजह ये है जो ऑपरेशन थिएटर्स की कंडीशन थी, जो वार्ड्स की कंडीशन थी, वो बाकी हॉस्पिटल की कंडीशन थी, वो बहुत बुरी थी। और मेरे इन 6 माह में बहुत सारे हॉस्पिटल्स का विजिट हुआ है, लेकिन इससे बदतर कंडीशन कहीं नहीं देखी थी। इसके ज़िम्मेदार आप लोग तो नहीं हैं, इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको जो साबुन आपने हाथ जिससे धोना है वो भी आपको मुहैया करे। आप जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ पे एक अच्छा रीज़नेबल कम से कम AC लगा हो, कम से कम वहाँ पे सफाई वाला हो, वहाँ पे कम से कम आपका फ़र्श साफ़ करने वाला हो। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब सारे लोग और ख़ासतौर पर मीडिया पे और हम भी करते आए ये चीज़ कि एक बेड पे जी 5 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल के अंदर है। अरे भाई इसमें डॉक्टर का कसूर तो नहीं है, उसको तो शुक्रिया अदा करो कि वो अपने एक की गुंजाइश में 5 का ट्रीटमेंट कर रहा है। एक मुंतखब वज़ीर आला की निस्बत निगरान वज़ीर आला का सियासी किरदार इख्तियारियत महदूद होती है। इसके बावजूद पंजाब के निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी पूरी संजीदगी, शाइस्तगी और इखलास के साथ पंजाब की आवाम की खिदमत में शब रोज़
जो है वो जुटे हुए नजर आते हैं, मसरूफ दिखाई देते हैं। बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब हैरानकुन हद तक एक कामयाब वज़ीर आला की तरह अपने मुतय्यना फ़राइज़ अदा किए हैं। वो जिस तरह ही कमिटमेंट और बर्क रफ्तारी से अपनी हुदूद में रहते हुए पंजाब के अवामी मसाइल हल करते रहे, इस लिहाज से पंजाब की अक्सरियत अब उन्हें मुस्तकिल इस मनसब पर देखने की ख्वाहिश का इजहार करने लगी है, क्योंकि अवाम को किसी मुंतखब और गैर मुंतखब फ़र्द से ज़्यादा ऐसी शख्सियत अपनी रहनुमा चाहिए जो कि नारों से ज़्यादा अमली इक़दामात पर यकीन रखे। और ये खूबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी में मौजूद है, जिसका अमली मुज़ाहिरा गुज़श्ता कई माह से कर रहा है। तो हमें कहना पड़ता है कि वेल डन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वेल डन। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।